चलिए बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर करेंगे आज हम। फॉरेन एक्सचेंज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। वीडियोस में लैग होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इस चीज के लिए मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, ठीक है जी। बट जो है मेरी ओर से पूरी कोशिश ये रहती कि आपको जल्दी से जल्दी जो है पेंडिंग लेक्चर्स या जो भी डिलीवर किया जाए। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अच्छा, बजट क्या होता है, बजट का मीनिंग क्या होता है? मेरे को एक बात बताइए, मैं बोलूं कि आपके घर में जो है, आपके घर में मम्मा पापा बजट बना के चलते हैं कि कितना खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ से आमदन होगी, कितनी किसकी सैलरी है। जी बिल्कुल, ऐसे ही देश को जब चलाया जाता है एक बजट की प्लानिंग से चलाया जाता है। सर मतलब 1 फेब को जो है हमारे होम मिनिस्टर जी बजट लेके आएंगे पार्लियामेंट में उस बजट को पास किया जाता है सभी एमपीज द्वारा, मेजॉरिटी एमपीज द्वारा, और फिर प्रेसिडेंट के साइन किए जाते हैं। और 1 फरवरी के बाद जो 1 अप्रैल आती है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस एक फाइनेंशियल ईयर में ये वाला जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर जी लेके आए थे 1 फरवरी को, वही बजट देश को, मतलब उस बजट के अकॉर्डिंग देश में जो है टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, ठीक है जी। सो कहने का भाव क्या है, जब अब जो जैसे 1 फरवरी आ रही है, 1 फरवरी को जो बजट तय होगा, डिसाइड होगा, उसका काम क्या होगा, यानी कि उससे अप्रोचिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश का जो खर्चा है और देश की जो इनकम है उसका एक एस्टिमेट होगा वो बजट, ठीक है जी। डेफिनेशन पढ़ेंगे, कहते हैं इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है, एक्चुअली ना, बजट से वेरिएशंस होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है जी। यानी एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होता है इसमें और एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है सरकार की, ठीक है जी। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्यों बजट लेके आना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोला गया। क्यों बोला गया? 2 मार्क्स का जो है पॉइंट लगभग सभी सैंपल पेपर्स में या सीबीएसई द्वारा इशू किए गए, या कह दीजिए कि पिछले पेपर्स में 2 से 3 मार्क्स का 1 पॉइंट इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है जी। अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ेंगे। पहला है जी जीडीपी ग्रोथ, ठीक है जी। सरकार का बजट लाने का सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि देश की जीडीपी को बढ़ाया जाए। अब जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाएगा? जीडीपी को बढ़ाया जाएगा नई नई इंडस्ट्रीज लगा के। सरकार अपने बजट में बोलेगी कि ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे, ठीक है जी। या फिर बोल दीजिए ऐसे कुछ स्टेप्स लेके जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रमोट की जाए, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी कर दी जाए, है ना, टैक्सेस कम कर दिए जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए चीजों को, ठीक है जी। सो पढ़ेंगे, एवरी गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट एम्स टू, चलिए, एवरी गवर्नमेंट थ्रू इट्स बजट एम्स टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हर एक सरकार का ये उद्देश्य होता है कि जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। जीडीपी ग्रोथ इंडिकेट द स्पीड एट विच कंट्री इज ग्रोइंग, जिस हिसाब से देश की तरक्की हो रही है वो बताते हैं। इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट, और ये जीडीपी की डेफिनेशन होता है। आगे आगे जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अच्छा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या है? सपोज कीजिए ये रिच पीपल है, ये पुअर पीपल है। रिच पे 10,000 रुपए की अमीर इंसान की इनकम है। चलिए इजी करेंगे कैलकुलेशन, 1000 बोलेंगे। अमीर इंसान की जो इनकम है वो 1000 रुपया है, और गरीब इंसान की जो इनकम है वो 100 रुपया है। अब इसमें दोनों में गैप कितना है जी? 900 रुपए का गैप है। सरकार क्या करेगी? सरकार अमीरों पे लगा देगी टैक्स। सपोज कीजिए 10%, यानी कि 100 रुपया टैक्स। अच्छा, अब अमीर की इनकम कितनी रहेगी? अमीर की इनकम रह गई जी 900, है ना, 1000 में से टैक्स गया, 900 रह गया, ओके। और गरीब को जो है यही वाली टैक्स के पैसे से गरीब को सब्सिडी दी जाएगी, यानी इसकी इनकम हो जाएगी 200 रुपए। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, ये अमीर इंसान है, अमीर इंसान की 1000 रुपए आमदन थी, और ये गरीब है, गरीब इंसान की आमदन जो है 100 रुपए है, ठीक है जी। अमीर और गरीब में जो है 900 रुपए का फर्क है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने अमीर पर लगा दिया जी 100 रुपए टैक्स, जिससे क्या होगी? इसकी इनकम होगी 900 रुपए, है ना, 1000 में से 100 टैक्स लग गया। अच्छा, और पुअर वाले को 100 रुपए सब्सिडी दे दी, यानी अब इसकी इनकम कितनी होगी?
200 रुपये। अब मेरे को बताइए दोनों में गैप कितना रह गया, दोनों में रह गया गैप 700 रुपये का। ठीक है जी। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सरकार अपनी टैक्सेस और सब्सिडी की पॉलिसी से क्या करना चाहती है, अमीरों और गरीबों में गैप जो है डिफरेंस कम करना चाहती है। ठीक है जी। थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है जी। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर पीपल व्हिच इज डिसाइडेड इन द एनुअल बजट। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा मेरे को बात बताइए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन क्या है? सर पास होना तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। नहीं, पास होने के लिए नहीं इकोनॉमिक्स पढ़नी। इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है +1 की माइक्रो में दिया हुआ है कि रिसोर्सेज हमारे देश में जो है, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में रिसोर्सेज जो है वो क्या है जी, वो है स्कार्स। ठीक है जी। अब स्कार्स रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके में लगाना, ये है इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करके लाता है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके लाता है ना। सो ऐसे ही जो देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, देश में जो लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके में कैसे लगाना है। सर एग्जांपल अब बोल देते हैं, एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में जो है, लिमिटेड एयरपोर्ट्स हैं, है ना। अच्छा अब ऐसे तो संभव नहीं है कि हर एक एयरपोर्ट में जो है हर एक एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट भी दे दी जाए, डोमेस्टिक फ्लाइट भी दे दी जाए, गुड्स सर्विस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी दी जाए। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत होगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मैनेज करना, डोमेस्टिक को मैनेज करना। इस करके हमारे देश में लिमिटेड एयरपोर्ट्स को जो लिमिटेड एयरपोर्ट्स हैं उसमें से बेस्ट उन लिमिटेड एयरपोर्ट्स को बेस्ट तरीके से कैसे लगाना है वो हमारे बजट में डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी। मतलब इट्स जस्ट एन एग्जांपल भी, जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको बेस्ट तरीके में लगाएं ताकि जो सो दैट क्या हो, सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट जो है वो बैलेंस्ड चले। ठीक है जी। देखिए एज वी नो दैट रिसोर्सेज इन द कंट्री आर लिमिटेड, दीज रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर शुड गो हैंड इन हैंड। ठीक है जी। थ्रू दिस बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक बैलेंस बिटवीन सच प्लान्स। ठीक है जी। सो बैलेंस बना के चलेंगे प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर में। अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, मगर नरेगा वगैरह, नरेगा मगनरेगा मनरेगा जो मर्जी बोल दीजिए इसे। ठीक है जी। वो सारी ऐसी नई नई स्कीम जो है सरकार बजट में लेकर आती है और देश के लोगों को बताती है कि हाँ जी हम इस साल ये करेंगे। ठीक है जी। मतलब इस साल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ये करेंगे। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? अब अर्बन एक होता है जी अर्बन एरिया, एक होता है जी रूरल एरिया। ठीक है जी। दोनों में से डेवलपमेंट किसमें नहीं होती? रूरल में नहीं होती, है ना। रूरल एरियाज को अंडर डेवलप्ड एरिया बोलते हैं। सो हम क्या करेंगे, मतलब सरकार बजट में क्या कर दी है, सरकार बजट में बोल देती है कि जो बंदा रूरल एरियाज में फैक्ट्री लगाएगा या इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कदम उठाएगा, फैक्ट्री लगाएगा या कुछ XYZ, उसको हम क्या देंगे, उसको हम देंगे जी सब्सिडीज। ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, पावर कुछ फैसिलिटी नहीं है। सरकार ने किया 2005-6 में इनको SEZ डिक्लेयर कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसके तहत उन्होंने सभी इन्वेस्टर, सभी कंपनीज को बोला कि जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना प्लांट, अपनी फैक्ट्री लगाएगा, उससे क्या होगा, उससे हम उसको सब्सिडी देंगे, टैक्स उसका कम लेंगे, उसको बिजली फ्री में देंगे, उसको पानी जो है सस्ते रेट पे देंगे। ठीक है जी। सो कहने का भाव क्या है जी, रूरल एरियाज को डेवलप करती है सरकार इन सब्सिडीज, इन पॉलिसीज के माध्यम से, जिससे क्या होता है, रूरल की डेवलपमेंट हो जाती है और जो रूरल और अर्बन एरियाज का गैप है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है जी। बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब अर्बन एरियाज रूरल एरियाज की जो है डेवलपमेंट करना और उनको अर्बन एरियाज के बराबर लेके आना। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ठीक है, रीजनल ग्रोथ। ठीक है जी। बेटा इसमें तो नहीं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है जी। ये रीजन है इनको ना एक्सप्लेन करने का। ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अच्छा, ट्रेड साइकिल्स होते हैं जी हमारे देश में। ठीक है जी। इन्फ्लेशन होती है जी, ठीक है जी, फिर डिफ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, अब अप डाउन आई जाते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, आप जहां पे रहते हो, अगर आज वहां बारिश हो जाए, कल फिर से धूप निकल आए, परसों फिर बारिश हो जाए, फिर धूप निकल आए, क्या ये चीज सही होगा? नहीं सही होगा ना। सो एक कांस्टेंट वेदर या कांस्टेंट एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है ना। यही बात इनके लिए एप्लीकेबल होती है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसे साइकिल से क्या होगा, ऐसे साइकिल से जो मार्केट इनस्टेबल रहेगी, है ना। सो इसलिए क्या करती है, इसलिए सरकार अपनी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी CRR SLR वाली वो हम करेंगे, दूसरे चैप्टर में करेंगे। ठीक है जी।
सो कहने का भाव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो सरकार बजट में अपनी पॉलिसीज में CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेपो रेट या कोई एडिशनल ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू करके जो लिक्विडिटी है, जो कैशेबिलिटी है देश की, उसको चेंज करके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एग्जांपल ले लीजिए, मैं बोलूंगा कोरोना का वैक्सीन, ठीक है जी, कोरोना का वैक्सीन जो था। अब मेरे को एक बात बताइए, वो क्या हर मेडिकल प्रैक्टिशनर बेच रहा था? नहीं बेच रहा था। क्या वो हर कंपनी बना रही थी? नहीं सर, वो तो एक ही कंपनी बना रही थी। अच्छा, सो कहने का भाव क्या है, क्योंकि वो एक कंपनी बना रही थी पर वो चाहिए पूरे देश को था, है ना। सो इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, हाँ, इसलिए ऐसे गुड्स को, मतलब जो वो गुड्स जिनकी सप्लाई लिमिटेड है बट उनकी डिमांड पूरे देश को चाहिए, इन गुड्स को अप्रोप्रिएट तरीके से जनता तक पहुंचाना सरकार का काम है। और सरकार बजट में ऐसी पॉलिसीज लेके आएगी जिसको बोला जा सके कि ये जो पब्लिक गुड्स हैं सारी पब्लिक तक इजीली डिलीवर कर दिए जाए बिना किसी मिसमैच के, ठीक है जी। थ्योरी है बेटा, बोरिंग भी नहीं है, लॉजिकल चीजें हैं, ठीक है जी। बट फिर से मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछा ही जाता है उसमें, ठीक है ना। अब 2-4 मार्क्स का अगर इसमें से कुछ आ जाए तो फिर बोरिंग नहीं है, फिर बेटा वो स्कोरिंग बन जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे आ गया जी, आगे आ गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है जी। बजट में क्या क्या आता है कहते हैं। अच्छा, बजट की डेफिनेशन क्या थी, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट। मतलब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट यानी बजट के क्या हुए, बजट के हुए दो कंपोनेंट, बजट के हुए जी दो कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, ठीक है जी। चलिए अब एक बात अपनी कॉपी पेन पे लिखिए, सारे बच्चे कॉपी लेके आएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, कॉपी पे एक बात लिखेंगे। सर हमारे पास पहली कॉपी है, ठीक है जी, पहली कॉपी है तो लिखिए, एक चीज याद रखनी है, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू को लिखेंगे जी हम नीदर नॉर, रेवेन्यू को लिखेंगे हम नीदर नॉर, और कैपिटल को लिखेंगे जी ईदर और। कैपिटल को लिखेंगे ईदर और, रेवेन्यू को लिखेंगे नीदर नॉर, कैपिटल को लिखेंगे जी ईदर और, ठीक है। 10 बार बोलेंगे, 15 बार बोलेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिखता, रेवेन्यू नाम का कुछ भी दिखता है तो आपने रेवेन्यू नहीं पढ़ना, उसको पढ़ना है जी नीदर नॉर, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल नाम का कुछ भी दिखता है तो आपने उसको पढ़ना है ईदर और। अगर कोई आपसे पूछे इंडिया की कैपिटल कौन सी, आपने चुपचाप बोलना है ईदर और, ठीक है जी। फिर बाद में दिल्ली वगैरह बोलना होगा बोल देना, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है जी रेवेन्यू नीदर नॉर, कैपिटल ईदर और। सभी बच्चे अपनी मम्मी को याद करके सुनाएंगे, रेवेन्यू नीदर नॉर और कैपिटल ईदर और। सर बस भी करो, कानों से खून आएगा, नहीं बेटा, नंबर आएंगे, खून नहीं आएगा। चलिए, रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू था नीदर नॉर, कैपिटल था ईदर और। चलिए अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, अब एक बात बताओ, जब आप एक्सपेंडिचर करते हो, बेटा ये बात अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपका 70% चैप्टर खत्म। एक्सपेंडिचर करते हो उससे एसेट बढ़ेंगे या कम होंगे? एक्सपेंडिचर करते हो, मैंने जेब से पैसा निकाला और मैं जाके एक्सपेंडिचर कराया, यानी कि मैं एक नया एसी ले आया, और एसी क्या है, एसी मेरा एसेट है, मेरा पीपीई है। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर से एसेट बढ़ेंगे। या फिर मैं बोल दूं लाइबिलिटीज कम होती हैं। सर मतलब मैंने जेब से पैसे निकाले और जाके मैं बैंक में मेरा जो पेंडिंग लोन था वो पेंडिंग लोन को रीपे कराया, हाँ, लाइबिलिटीज कम हो गई। सो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं एक्सपेंडिचर से या तो एसेट बढ़ेंगे या फिर लाइबिलिटीज कम होंगे? जी सर बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, रिसिप्ट मतलब मेरे को पैसा मिलना, मेरी जेब में पैसा आ रहा है, वो कहां से आ रहा होगा सर? वो आ रहा होगा, क्या मैं कह सकता हूं, मैं एसेट बेच के आ गया, ठीक है, मैंने अपना फोन उठाया और मैंने फोन जो है मार्केट में मैं बेचा है, उससे मेरे को पैसे मिले, पैसे मेरी क्या होगी, पैसे मेरी होगी रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट से मेरे एसेट कम होते हैं, या बोलो मेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने लोन ले लिया, इससे मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने आपको क्या समझाया है भी, रिसिप्ट से हमेशा एसेट कम होंगे और लायबिलिटी से बढ़ेंगे, है ना। रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, पैसा किसके बदले मिलेगा, एसी के बदले मिलेगा, तो एसी जा रहा है ना, यानी एसेट कम हो रहा है। और लायबिलिटीज बढ़नी मतलब जो है मैंने बैंक से लोन लिया और मेरे को पैसा मिल गया, और इससे क्या हुआ, इससे मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। सेम वे एक्सपेंडिचर। बेटा कैश वगैरह पे दिमाग मत चलाइए, वो इग्नोर कीजिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मेरे को कैश भी तो मेरा एसेट है, उससे बैलेंस हो गया, वो डबल एंट्री सिस्टम बुक्स को मेंटेन रखने के लिए है,
ठीक है जी। ये चीजें आपको याद करवाने के लिए, नहीं तो आप रट्टा भी लगा सकते हो अगर नई लॉजिक के साथ करना, ठीक है जी। चलिए, सो हाँ, रेवेन्यू नीदर और कैपिटल ईदर और एक्सपेंडिचर ये जाओ। सर ये क्यों करवा रहे हो हमें, हमारी स्कूल वाली मैडम ने तो करवाया नहीं। अब देखो आराम से, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर आगे दो तरीके की होती है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, ये देखिए, रेवेन्यू नीदर और कैपिटल ईदर और पहले बजट रिसिप्ट की डेफिनेशन दी हुई है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। बजट रिसिप्ट की क्या डेफिनेशन है, यानी कि सरकार द्वारा एक साल में मिलने वाला पैसा सभी सोर्सेज से, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जी हम बजट रिसिप्ट, ठीक है जी। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जी, सो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि रिसिप्ट का मतलब है, रिसिप्ट का मीनिंग है सरकार को जो पैसा मिलता है सभी सोर्सेज में। अच्छा, रिसिप्ट आगे है दो टाइप्स की, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। चलिए देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है। अब रेवेन्यू का मतलब था नीदर नॉर, रिसिप्ट से क्या होता है जी, ये और ये। सो क्या मैं बोल सकता हूं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नीदर रिड्यूस एसेट्स नॉर इंक्रीज लायबिलिटी। अच्छा जी, अच्छा, और कैपिटल का मतलब था इधर और। क्या मैं बोल सकता हूं, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच ईदर रिड्यूस एसेट और इंक्रीज लायबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हो। अब रेवेन्यू नीदर नॉर, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट जो है उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। चलिए दोबारा पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट नीदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज लायबिलिटी, ठीक है ना। सो एक शब्द रेवेन्यू का उठा लिया, और रिसिप्ट से क्या होता है, रिसिप्ट से या तो हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे या फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सो दीज रिसिप्ट्स नीदर इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉर डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। हाँ, भी ना ही ये सरकार की एसेट्स को कम करेंगे, सॉरी, हाँ, और ना ही ये सरकार की जो है लायबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है जी। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल टैक्स। अब सरकार को टैक्स मिलता है, क्या इससे सरकार का कोई एसेट कम हुआ, नहीं कम हुआ। क्या उसकी कोई लायबिलिटी बढ़ी, चलो मयंक ने टैक्स दिया है तो मयंक के घर के सामने जो सड़क जा रही है वो बनानी है, नहीं ना। तो फिर फीस, अगर आपने कोई फीस भरी, कोई चलान भरा, कुछ ऐसी चीजें करी, इससे सरकार की बेटा एसेट लायबिलिटी को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसका एग्जांपल जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का दिया हुआ है जी, टैक्स रिसिप्ट, फीस, फाइन एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। चलिए आगे, रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद आ गया जी हमारा ओके। अच्छा, आगे देखिए, कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट भी जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है टैक्स रिसिप्ट, दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट का मतलब क्या है जी, जो सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता है। इनकम टैक्स बताया हुआ है, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो अलग से वीडियो में आपको समझा देंगे। आपको इसका मेरे को कमेंट वगैरह या फीडबैक दे देना। अच्छा, फीस आ गई जी। फीस सपोज कीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है जी। और बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, वो तो एक कागज पे सरकार निकाल के देती है आपको, है ना। तो उसके लिए जो सरकार आपसे फीस लेती है 2-4 हजार रुपए या 100, 200, 500 जो भी फीस लेती है, वो सरकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। फाइन अब मोटरसाइकिल का चलान हो जाता है, वो जो भरने जाते हैं। एस चीट अभी समझाता हूँ। ग्रांट्स एंड डोनेशन क्या होता है कि अगर सरकार को किसी ने ग्रांट दे दी तो वो क्या है, वो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। सपोज कीजिए अंबानी अडानी जी ने सोचा देश में बहुत कोरोना आ गया तो लो सरकार जी लोन मत दीजिए पैसा, लो, वो क्या, वो ग्रांट एंड डोनेशन मांगी जाएगी। एस चीट क्या होता है बेटा, सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है। लीगल हायर मतलब कानूनी वारिस नहीं है। जैसे कोई घर था, घर में 5 बंदे थे जिनको कोई भी नहीं जानता था, ना उनका कोई रिश्तेदार था ना कुछ था। तो क्या किया, उन 5 ने कुछ ऐसी जहरीली चीज खा ली जिनसे उनकी जो है डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या, अब उसकी प्रॉपर्टी तक का तो कोई वारिस नहीं है, तो वारिस नहीं है, तो वारिस से क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो सरकार को चले जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, सरकार की रिसिप्ट हो जाएगी, यानी कि सरकार की एक किस्म की आमदन हो जाएगी। तो उस चीजों को बोलेंगे हम शीट, ठीक है जी। सो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन से थे, विच नीदर रिड्यूस एसेट नॉर इंक्रीज लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट, दीज आर दोस टाइप्स ऑफ रिसिप्ट विच ईदर डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज मेनली कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। सो कैपिटल से हमने क्या लिखना है, कैपिटल से हमने लिखना है ईदर और, ठीक है जी। सो एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्या है जी, दीज आर एग्जांपल देंगे, ठीक है। यानी या जो है सरकार के या तो एसेट कम करेंगे या फिर उनकी लायबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है जी। पहले एग्जांपल लीजिए, रिकवरी ऑफ लोन।
अब सरकार ने क्या था, सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, एक मिनट, हाँ। सो सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, सपोज कीजिए सरकार ने लोन दिया था पाकिस्तान को, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जब सरकार को लोन वापस कर रहा है, पाकिस्तान जब सरकार को लोन वापस कर रहा है इंडिया को, तो इंडिया के लिए वो क्या होगा, रिसिप्ट होगा कि एक्सपेंडिचर? सर रिसिप्ट होगा जी, वो तो अच्छा रिसिप्ट हो गया जी, ठीक है जी। अब उस रिसिप्ट से क्या सरकार के एसेट कम होंगे? सर बिल्कुल कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि देखिए अब सरकार की बुक्स में रिसीवेबल्स थे, वो है ना, मतलब लोन रीपे होने से पहले वो सरकार की बुक्स में रिसीवेबल्स थे, बट अब जब लोन रीपे हो गया तो क्या हुआ, वो रिसीवेबल्स कम हो गए, या सरल भाषा में जैसे आप डेटर्स कहते हैं, जब हमें डेटर से पैसा मिलता है तो हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, सो एसेट हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, कैश को आपने दिमाग में नहीं लेके आना, उसके पीछे लॉजिक है, बट वो हमारा काम नहीं है, ठीक है जी। चलिए, सो रिसिप्ट हुए, और रिसिप्ट जब पाकिस्तान ने इंडिया को पैसा दिया, रिसिप्ट हुआ जी, बिल्कुल हुआ। अच्छा, उससे क्या हमारे एसेट्स कम हुए जी? बिल्कुल हुए। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं बोल दूंगा जी कैपिटल रिसिप्ट के। दोबारा से पढ़ेंगे, रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज व्हेन दिस लोन इज पेड बैक टू द गवर्नमेंट, द डेटर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीज। डेटर्स बोल देंगे, रिसीवेबल्स बोल देंगे, एडवांसेस बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है ना। डेटर बेसिकली सेल परचेज के लिए होता है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये शब्द यहाँ पे यूज किया। एंड देयरफॉर द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीजेस, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, अब सरकार जो है चाइना, कनाडा, अमेरिका से जब पैसा बोरो करेगी तो सरकार की ये रिसिप्ट होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, इस रिसिप्ट से क्या उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है जी। सो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अच्छा, अदर रिसिप्ट, इसके अलावा आ गए जी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जी पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना। सपोज कीजिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है रेलवेज उठा के अंबानी जी, अडानी जी को बेच दी, ठीक है जी। अब जब वो अंबानी अडानी को बेचेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है सरकार के एसेट्स कम हो जाएंगे, है ना। सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जिसका नाम रेलवे है, वो कम हो जाएगी जब सरकार अपने एसेट्स को सेल कर देगी। सो वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। दिस इंक्लूड्स दिस इन्वेस्टमेंट व्हिच मींस सेल ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक सेक्टर टू द गवर्नमेंट, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज़ इट रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट जी, ठीक है जी। चलिए, सो ये था रेवेन्यू वापस से देखेंगे, दो टाइप का, सॉरी ये था रिसिप्ट दो टाइप्स की हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में क्या था, रेवेन्यू में वो सारी चीजें जो ना सरकार के एसेट्स को कम करे और ना ही इनकी लायबिलिटी को बढ़ाए, ठीक है जी। और कैपिटल जो या फिर एसेट्स को कम करे या फिर लायबिलिटी को बढ़ाए, ठीक है जी। चलिए आगे जी हमारा बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। एक कंपोनेंट समापत, दूसरा कंपोनेंट है जी बजट एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या है? सरकार का वो खर्चा जो सरकार ने डिसाइड करना है ना। अच्छा, ये भी दो टाइप्स का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेवेन्यू के हमने क्या लगाना है जी, नीदर नॉर। एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर करने से या तो एसेट बढ़ते हैं, मैं ऐसी लेके आया था, या फिर लायबिलिटी कम होती है, यानी मैं लोन रीपे करके आया था, ठीक है ना। सो ऐसे जो कैपिटल है, कैपिटल में इधर और लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए, सो कहने का भाव क्या है जी, दिस एक्सपेंडिचर, चलिए, द एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीजेस द एसेट्स नॉर डिक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि ना वो सरकार के एसेट को बढ़ाए और ना ही वो सरकार के एसेट्स को बढ़ाए और ना ही लायबिलिटी को कम करें, यानी वो सरकार की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सब्सिडीज गिवन टू द पुअर पब्लिक, ठीक है ना। अब सरकार ने, सपोज करो मेरे जैसे गरीबों को सरकार ने सब्सिडी दी, तो इससे क्या होगा, इससे सरकार के कोई एसेट्स कम होंगे, सॉरी एसेट्स बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे सर। और क्या इस सरकार की कोई लायबिलिटी कम होगी, नहीं कम होगी। क्यों? क्योंकि ये तो सरकार की मर्जी है ना, सब्सिडी देना या ना देना, ठीक है जी। सो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे जो सरकार की या तो एसेट्स चेंज करेंगे या लायबिलिटी चेंज करेंगे, उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन। अब सरकार ने क्या है, सरकार ने सपोज कीजिए चाइना से लोन लिया था, अब वो चाइना को रीपे कर दी है, चाइना को पैसा रीपे किया जा रहा है, तो क्या ये सरकार का एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल है जी। अच्छा, और इससे क्या सरकार के एसेट्स चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी। सॉरी, लायबिलिटी कम हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। तो इसे क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आ गया जी प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो सारा खर्चा जो सरकार ने पहले ही बजट में प्लान किया होता है कि आज हम जो है इस साल हम ये और ये यहाँ पे ये चीजें खर्च करेंगे ना। दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू द स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी। असिस्टेंस
चलो कोई बात नहीं। इसमें जो है इसमें दोनों रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है जी। प्लान जो पहले से तय किया, नाम से पता लग रहा है यार, इसमें क्या ज्यादा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो डिसाइडेड नहीं होता बट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज डिजास्टर, जैसे अब कोविड आ गया था, उसके कारण सरकार को अननेसेसरी कितने करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा, सो वो क्या है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिडीज, इमरजेंसी इवेंट, डिजास्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। वॉर हो गया दो कंट्रीज के बीच में, उसके लिए सरकार को खर्चा करना पड़ा, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। सो दो टॉपिक्स खत्म।